सीएम पुष्कर सिंह धामी का निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर और हल्द्वानी में रोड शो किया। यहां दोनों जगह रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया। रुद्रपुर में मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा के लिए वोट देने की अपील की। गला मंडी से शुरू हुआ सीएम धामी का रोड शो शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। सीएम धामी ने कहा कि आप हमें जीत की गारंटी दीजिए और हम आपको रुद्रपुर के विकास की गारंटी देते हैं। वहीं हल्द्वानी में बीजेपी के उम्मीदवार गजराज बिष्ट के समर्थन में मुख्यमंत्री ने रोड शो निकाला। पूरे शहर में रोड शो चला और इस दौरान भारी भीड़ नजर आई। सीएम धामी ने भारी मतों से गजराज बिष्ट को जिताने की अपील की और कहा कि हल्द्वानी के विकास की गारंटी उनकी है। हल्द्वानी रुद्रपुर में रोड शो से पहले नैनीताल में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और राम सेवक सभा में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील भी की। सीएम धामी ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार में 3 गुना तेजी के साथ विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अनेक कार्य जिनके बारे में अभी आदरणीय सांसद जी ने यहां से बताया, आदरणीय विधायक जी ने बताया, हमारे सभी नेता लोगों ने जो आपके सामने बात रखी है वो सब काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुना है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी चरण में ताकत झोंक दी है। बड़े नेता जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार से मेयर पद की प्रत्याशी अमरीश देवी बालियान के पक्ष में कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। करण माहरा ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर बनाकर बीजेपी हरिद्वार के पौराणिक स्वरूप को बिगाड़ना चाहती है। वहीं मेडिकल कॉलेज को पूंजीपतियों के हाथ में देने का भी आरोप लगाया है। हरिद्वार के लिए कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा है। हजारों लोग बेघर और बिजनेस के हो जाएंगे, लोगों के बिजनेस खत्म होंगे और यहाँ की पौराणिकता, यहाँ की संस्कृति जो है वो खत्म हो गया। हम नहीं चाहते कि बनारस की तर्ज पे या अयोध्या की तर्ज पे यहाँ नुकसान किया जाए। 100 सीट यहाँ पर हैं, उनका भविष्य क्या करेगा, वो यहाँ पढ़ेंगे या कहाँ पढ़ेंगे, खुद सोच लेना चाहिए। जो सरकारी फीस पर यहाँ पर भर्ती किए गए थे, क्या प्राइवेट वाला इनको मान्यता देगा या प्राइवेट वाला कराएगा? और बहुत इसमें बड़ा घपला है। निकाय चुनाव प्रचार के अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों ने आखिरी दौर में प्रचार तेज कर दिया है। देहरादून में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में प्रचार किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, जबकि पोखरियाल ने अपनी जीत का दावा किया है। माहौल बहुत अच्छा है और लोगों में बड़ा उत्साह है और इस बार जो है जनता जो है परिवर्तन करने जा रही है। और जिस तरह भाजपा के 15 साल भाजपा को दिए हैं, उन्होंने जो बेहाल देहरादून का किया है, अब जनता उनके जाल में फंसने वाली नहीं है और इस बार जनता ने मन बना चुके परिवर्तन का। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के तमाम साथी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में यहाँ देहरादून में जो है हमारे मेयर प्रत्याशी पोखरियाल जी हैं और हमारी यहाँ की पार्षद है श्रीमती बोरा जी, उनके यहाँ जनसभा है, उस जनसभा में आए हैं और मुझे यकीन है, भरोसा है कि देहरादून के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन करना है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूर्व में भी रही, लेकिन देहरादून की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है।
और नगर निकाय चुनाव में प्रचार अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में गुरुवार को उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवर्तीय मूल के ऋषिकेश निवासी शामिल हुए। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व ऋषिकेश नगर निगम में कांग्रेस से दीपक जाटव और बीजेपी से शंभू पासवान के मुकाबले सामाजिक संगठनों ने दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी को चुनावी समर में उतारा है। और खबर पौड़ी से, चुनाव में प्रत्याशी वोटरों तक पहुंचने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक एक कच्चे रास्ते से उतर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं रास्ते इसी तरह से अभी भी पगडंडियों से होकर गुजरते हैं। सुषमा रावत को बमुश्किल कच्चे रास्ते से उतारा गया। कच्चे रास्ते से उतरने में लोगों को होती हैं दिक्कतें। ऐसे रास्तों से भी प्रचार किया जा रहा है। कोई बात नहीं, माता जी कोई बात नहीं, माता जी डंडियों से होकर गुजर रही है। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है रुड़की नगर निगम की। यहां पर मेयर की रेस में 10 महिला प्रत्याशी हैं और सभी चुनावी जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो रुड़की में जनता की जरूरतें क्या हैं, शहर का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने वाला रुड़की 2013 में नगर निगम बना और तीसरी बार यहाँ की जनता मेयर चुनने जा रही है। रुड़की की जनसंख्या 2,73,000 से ज्यादा है, जिसमें हिंदू 61%, मुसलमान 28%, सिख 8%, जैन 2.7% और ईसाई 0.3% है। यहाँ 1,52,940 मतदाता हैं, जिसमें 73,838 महिला वोटर हैं, जबकि 78,644 पुरुष मतदाता हैं। महिला के लिए रिजर्व रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय समेत 10 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत ही मतलब ये समस्या है। सड़कों पे बिल्कुल गंदगी मत रखी है, बुरा हाल हो रखा है, पानी के सीवर फैल रखे हैं और गड्ढे भरे पड़े हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये सब चीज़ समस्याएं दूर करूँगी। और सब समस्याएं लिख रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। बाकी ये काम हो जाए मेरा पहले, फिर मैं बाद में देखूंगी नहीं सब चीज़। तो शहर ਲਈ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਲਦਾ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। कार्य बहुत करने वाले हैं, बस करने का मैंने मौका मिले तो मैं सारे कार्य करूँगी। समस्याएं तो बहुत देखने को मिल रही हैं। गलियों में इतना गंद हो रखा है, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां सब गंदी हो रखी हैं। गंदगी हो रही है शहर में, सारी गंदगी साफ करवानी है। पहले भी मेयर साहब के कार्यकाल में तो कितना साफ सुथरा शहर था और हमें वो ही नंबर 1 पे ये शहर बनाना है। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता से विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लेकर सड़क, नाली, पानी, पार्किंग, साफ सफाई जैसे मुद्दों पर मुखर है। और उनका कहना है कि जो प्रत्याशी समस्याओं को निपटाने का वादा करेगा, उसके हक में यहाँ की जनता फैसला करेगी। हमारी हेल्प कर सके, हमारे टूटी हुई सड़कें ठीक कर सके। हमारे नालों के ऊपर से बिल्कुल ही हट चुका है सीमेंट वगैरह, सड़कें वगैरह, लोग गिर जाते हैं उनमें। हमें ऐसा मेयर चाहिए जो इस शहर का विकास कर सके। विकास इन द सेंस कि आप सबसे पहले जो बेसिक्स एमिनिटीज़ है शहर की, साफ़ सफाई, जो गंदगी और सड़कों की जो हालत हो रखी है शहर में, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। सबसे बुरा हालत इस समय वही है शहर की, और वो हमें जल्द से जल्द उसका निवारण चाहिए। ऐसा चेयरमैन हो जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, हमारे आवाज़ को सुने। हमारी कोई परेशानी है नगर पालिका की तरफ से या कहीं से भी, तो वो हमारी हेल्प करे।
अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को जब मतगणना होगी तो रुड़की को कौन सी महिला मेयर मिलती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार भी मुकाबला दिलचस्प जरूर बना हुआ है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए बागी निकाय चुनाव में मुसीबत बन गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बागियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही। वहीं पिथौरागढ़ विधायक पर करण महारा ने कहा कि उन पर भी कार्रवाई होगी, बस हाईकमान को फैसले को करना है और कार्रवाई को लेकर हाईकमान को लेटर भेजा गया है। करें तो टेक्निकल होता है विधायक के संग कार्रवाई करना, उसमें बहुत सारे चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बर्खास्त करते हैं तो उनके संग क्या होगा, अगर निलंबित करते हैं तो क्या होगा। पार्टी अगर ये निर्णय करती है कि कुछ नहीं करना है तो वो अलग बात है, क्योंकि एआईसीसी को हमने भेजा है, अब देखना है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। जरूरी था, हमने वहां कार्रवाई कर दी है। जहां के लिए हमको एआईसीसी को हाईकमान को लिखना था, लिख चुके हैं। अब जो और घटनाएं हो रही हैं, अब चुनाव के बाद सारी चीजें पता चलेगी कहां कौन क्या कर रहा है, तो निश्चित ही उसमें काम करेंगे। हमको कैडर को मजबूत करना है, हम नहीं चाहते कि बार बार ब्लैकमेलिंग हो और पार्टी को कोई ब्लैकमेल करे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी महीने लागू होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर चल रही ट्रेनिंग 18 जनवरी को खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही शुरू हो जाएगा यूसीसी का काउंटडाउन। सीएम पुष्कर सिंह धामी 26 जनवरी को इसे लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूसीसी लागू करने की राह में जो आखिरी बाधा थी वो थी अधिकारियों को ब्लॉक लेवल पर दी जाने वाली ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग भी 18 जनवरी को कंप्लीट होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। बुधवार को बीजेपी ऑफिस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी के इस महीने में 3 बड़े काम होने जा रहे हैं। पहला 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूसीसी लागू होगा और तीसरा 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। यानी गणतंत्र दिवस ही वो मौका हो सकता है जब यूसीसी की घोषणा होगी। पहला शुभ काम 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा शुभ काम समान नागरिक संहिता, देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त होगा कि देश की आजादी के बाद जो देश की प्रतीक्षा थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, जो अनुच्छेद 44 में वो प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। उसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है। दूसरी, यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। यूसीसी के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसे आप अपने मोबाइल में भी यूज कर पाएंगे। यूसीसी के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर ब्लॉक लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, लिव इन रिलेशन को खत्म करना हो या फिर तलाक लेना हो, उसकी जानकारी भी इसी यूसीसी के पोर्टल पर रजिस्टर करनी होगी। ये सारे काम ब्लॉक लेवल पर होंगे। इसके लिए बीडीओ को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। एक तो यूसीसी के बाद ये चीज अपने आप में एक बड़ा कदम होगा कि हम लोग अपने जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको एक लीगलाइज फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देंगे। ये सभी जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर इस तरीके के कानून बने हैं और वो हमको करना भी चाहिए। 33 महीने पहले शुरू हुई यूसीसी की कवायद आखिरी चरण में पहुंच गई है। 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड के नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उधर से हत्या कर दी। आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकुश ने एक बार विनीत के फोन से अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। तब से विनीत उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने लग गया और दोस्ती बढ़ा ली।
जिससे नाराज होकर अंकुश ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपने दो साथियों सचिन और जॉनी के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने विनीत को पहले शराब पिलाई और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। तत्काल हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो ये बात अब पता चली कि इन तीनों के द्वारा ही विनीत को गला काट के उसकी हत्या की गई। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ से पता लगा कि मृतक विनीत जो अंकुश नामक जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, उसकी प्रेमिका के संपर्क में था, उससे लगातार बात कर रहा था। यह बात अंकुश को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके द्वारा इसको बुला के अपने साथ ले जाके पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद इसका गला काट के इसकी हत्या की गई। पौड़ी में देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र में मजदूरों के हट में आग लग गई। यहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के काम में लगे मजदूरों के हट में अचानक से आग लगी। आग लगने से मजदूरों का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई मजदूर नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माने जा रहे हैं। धू-धू करके लगी आग। धुएं के गुबार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भीषण आग लगी होगी। शॉर्ट सर्किट इस आगजनी की वजह मानी जा रही है। और देहरादून से नेशनल गेम्स से जुड़ी बड़ी खबर। 28 जनवरी से होने वाले नेशनल गेम्स में गोल्फ नहीं होगा। फेडरेशन में आपसी विवाद के गोल्फ के खेल को रद्द कर दिया गया। अब केवल 35 खेलों का आयोजन होगा। गोल्फ का खेल देहरादून के फ्रीमा गोल्फ कोर्स में होना था, लेकिन अब इसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा ताइक्वांडो में भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस खेल के फेडरेशन भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं और ताइक्वांडो का कैंप भी अब तक आयोजित नहीं हो पाया है। देखिए, अगर आप देखें आधिकारिक रूप से हमें गोल्फ की सूचना आई है कि उसे इस गेम में नेशनल गेम्स की प्रतिस्पर्धा से हटाया गया है। अन्य किसी के बारे में ऐसी सूचना नहीं आई है। तो अब इस तरह से देखा है तो हमारे 36 गेम जो पहले थे अब 35 ही गेम होंगे। उत्तराखंड के किसानों को फल और उत्पादों को प्रमोट करने के लिए उद्यान विभाग ने अलग अलग किस्म के पौधे जो कि किसानों को सप्लाई किए हैं, उनमें गड़बड़ी की शिकायत आने के बाद विभाग उलझ गया है। पौधे प्राइवेट नर्सरी से लिए जाते हैं जो किसानों को बांटे जाते हैं। अब इसी पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में रुद्रप्रयाग जिले में जब नींबू के पौधों में नींबू की जगह जम्भीरी यानी कि एक तरह की नींबू फैमिली का लेकिन घटिया फल मिलने की शिकायत आई तो उद्यान विभाग के कान खड़े हो गए। आनन फानन में मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित नर्सरी पर एक्शन लेने के आदेश दिए, जिसमें नर्सरी को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उद्यान विभाग ने उसी नर्सरी से पौधों की सप्लाई का कामकाज शुरू कर दिया। नाराज मंत्री के आदेश पर नर्सरी पर एक बार फिर नकेल कसी गई तो थमथमाए नर्सरी मालिक ने बदले में विभाग पर ही आरोप जड़ दिए। जैसे ही संज्ञान में मामला लिया गया, उन्होंने तुरंत उसको निरस्त कर दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि सभी जिले के अधिकारियों से कह दिया है कि कोई भी इस नर्सरी से पौध नहीं खरीदेगा और जांच के बाद जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और निश्चित ही पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस नर्सरी को तो हम निश्चित ही ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से किसान को नुकसान हुआ है। भाई मंत्री जी, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर हम देवी को माँ को बकरा भी चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, मंजूर कराते हैं। तो अगर हमारे नर्सरी के खिलाफ कोई बात थी तो कम से कम एक बार मुझे मौका तो देते पूछने के लिए। मेरे पास तो अभी तक कोई पत्र नहीं है जिसमें मुझे बताया गया हो कि आपके खिलाफ ये आरोप है। लगाइए ना। जब मैं नींबू की पौध दे रहा हूँ, आपकी सत्यापित पौध दे रहा हूँ और वहां भी नींबू की पौध पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, तो वो कैसे जामरी बन गई? और मैंने तो किसी किसान को दी नहीं, मैंने तो उद्यान विभाग को दी है। तो उद्यान विभाग के जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि वो ऐसा षड्यंत्र क्यों और किस मंतव्य से रचा है। ये एक बहुत बड़ा घालमेल है। इस मसले में आप गहराई तक जाओगे तो बहुत कुछ खुलेगा। गौरतलब है कि पहले भी अलग अलग प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई हुए सेब, कीवी के पौधों की घटिया क्वालिटी के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। पूछताछ की वजह क्या है? भ्रष्टाचार। अगर डायरेक्टर माननीय मंत्री के आदेशों की अवहेलना कर उन नर्सरीज को निर्देशित कर रहे हैं कि आप इसको चालू रखें, जो नीलामी जो टेंडर हुए हैं, जो आवंटन किया गया है उसको जारी रखें, उसके बावजूद
माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इसको निरस्त करिए, लेकिन उसके बावजूद होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो काला है और उसमें कुछ न तो मिली भगत है या कुछ कहिए भ्रष्टाचार है। दरअसल केंद्र सरकार उत्तराखंड और हिमाचल जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बागवानी को प्रमोट और फंड कर रही है। किसानों को पौधे सप्लाई करने के लिए उद्यान विभाग के पास अपनी बड़ी नर्सरी नहीं है, लिहाजा प्राइवेट नर्सरियों से सप्लाई आती है। इस सब के बीच क्वालिटी चेक होता नहीं और पौधों से अच्छे फल निकलने की जगह कथित घपले निकल आते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मौसम ने अचानक से करवट बदली और खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां के मनमोहक और दिलकश नज़ारों को देखने के लिए पूरे देश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। चक्राता में लोखंडी, खडम्बा, बुधेर, कोटी कनासर समेत सभी ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इस अच्छी बर्फबारी के बाद जहां एक और पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं स्थानीय होटल कारोबारी के चेहरे खिले हैं। चक्राता की इन ऊंची चोटियों पर इस सीजन में कई बार अच्छी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे बागवानी से जुड़े किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले हिस्सों में रुक रुक कर बारिश। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से लुढ़का है। मुंशियारी समेत व्यास, दारमा और चौदास घाटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हैं। यही नहीं, बर्फबारी होने से बॉर्डर की कई रोड भी बंद हो गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री की चोटियों के साथ ही हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। इसके चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ की जेसीबी और स्नो कटर मशीन लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भी फिसलन हो रही है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फ गिर रहे हैं। बद्रीनाथ में अभी तक 3 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। इससे पहले भी बद्रीनाथ धाम में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, जो बर्फबारी होने से प्रभावित हो रहे हैं। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। बुधवार रात से बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित औली में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं लोग। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।